नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बजट का मौसम आ चुका है। ठीक है, कल जो है हमारे देश का वर्ष 2023 और 24 का वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाना है। तो आपको वो बजट समझ में आ सके, इसके पहले कुछ इंफॉर्मेशंस है, कुछ बातें हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू बजट जो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, देन कल जो बजट प्रेजेंट होगा वो बजट आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, जो बजट है उसके क्वेश्चंस पूरे साल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो एग्जाम कोई भी हो, याद रखिएगा, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम बैंक का हो, चाहे वो एग्जाम डिफेंस का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो बजट से रिलेटेड आज बहुत से कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें अपने इस सेशन में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस सेशन में, और सेशन में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे। सबसे पहले तो यही जान लीजिए, ये जो बजट है ना, ये बजट शब्द कहां से आया है। तो दोस्तों, ये जो बजट शब्द आया है, ये आया है दोस्तों बुगे से। एक ये शब्द है बुगे, BOUGET, बुगे बोलते हैं। बुगे शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चमड़े का थैला। ठीक है दोस्तों, कुछ समय पहले तक, जब तक निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री नहीं बनी थी, उसके पहले तक आप देखते थे जो भी वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रहे होते थे, उनके हाथ में एक ये थैला होता था। ये थैला आप सभी के हाथों में देख पा रहे हैं। तो बजट का जो शाब्दिक अर्थ है वो यहीं से लिया गया है, बुगे। बुगे यानी चमड़े का थैला, लेदर पर्स। जब भी कोई वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने जाता था तो अपने साथ एक ब्रीफकेस होता था, और उस दिन आप देखते थे वो व्यक्ति पीछे होता था, ब्रीफकेस क्या होता था, आगे होता था। ठीक है, तो बजट किस शब्द से बना है, ध्यान रखिएगा, बुगे। शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। हाँ, ये परंपरा किसने बदल दी? ठीक है, जब निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री बनी तो उन्होंने इस परंपरा को बदल दिया और इन्होंने इसका नाम भी खाता बही कर दिया। क्या कर दिया? खाता बही कर दिया। और वो एक फोल्डर लेकर के आई थी जिस पर गवर्नमेंट की एम्ब्लेम लगी हुई थी। उस फोल्डर के अंदर बजट डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। तो एक वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, उस सिस्टम को बदला। उसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। अब बजट होता क्या है? देखिए, आप बजट घर में भी बनाते हैं। बजट का मतलब क्या है? जितना कुछ आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। बस एक फर्क होता है आपके बजट में और सरकार के बजट में। आपका बजट आपकी आमदनी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। आप जब भी अपना बजट बनाते हैं, किसको देख करके? इनकम को देख करके, क्योंकि आपकी इनकम क्या है? लिमिटेड है। उसके आधार पर फिर आप अपने खर्चे प्लान करते हैं। सरकार यहां पर जो बजट बनाती है उसमें सरकार एक्सपेंडिचर पहले डिसाइड करती है, क्योंकि सरकार जी की जो इनकम है वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, सरकार, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे इनकम टैक्स, सरकार को पता है इन रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स से एक साल में कुल कितना कलेक्शन आएगा इसका सरकार अनुमान तो लगा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दे सकती। इसलिए गवर्नमेंट के बजट का जो फोकस होता है वो एक्सपेंडिचर पे होता है, और आपके जो बजट का फोकस होता है वो इनकम पे होता है। लेकिन दोनों में ही एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये क्या है? ये आय और व्यय का लेखा जोखा है, जो कि किसी निश्चित वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, बजट आता कब है? अभी 1 फरवरी से आना शुरू हो गया है, वर्ष 2017 से। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी से आना शुरू हो गया है। इसके पहले कब आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फेब, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में इसे प्रस्तुत किया जाता था। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके इंप्लीमेंटेशन की डेट पता होती है, इफेक्ट में आने की डेट पता होती है। वो कब से? 1 अप्रैल से। ध्यान रखिएगा। तो कुछ बातें और भी हैं, जानते और समझते हुए चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ बजट, क्या है बजट का इतिहास, इसको जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने, सर जेम्स विल्सन। दोस्तों, भारत में फर्स्ट टाइम, या कह सकते हैं भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1860 को सर जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था।
जेम्स विल्सन ने, और ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। याद रखिएगा, उस समय जो डेजिग्नेशन होती थी वो डेजिग्नेशन कहलाती थी फाइनेंस मेंबर। क्या कहलाती थी? फाइनेंस मेंबर कहलाती थी, वित्त सदस्य बोले जाते थे। और भारत का पहला बजट भारत में प्रस्तुत नहीं हुआ था। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। तो इन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ये है सर जेम्स विल्सन। अब बात आती है, भारत का पहला बजट तो हमें पता चल गया, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला यूनियन बजट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट ये प्रस्तुत किया गया है। एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर.के. षणमुखम शेट्टी। आर.के. षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। ये जो बजट था ये अंतरिम बजट था, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला यहां पर? तो देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टर्म बजट। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में बजट को एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। और कहां पर? संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में क्या किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में बजट को बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बताया गया है। आगे समझिएगा, सेपरेट रेलवे बजट। जब स्टार्टिंग में बजट की स्टार्टिंग पता चल गई ना 1860, तो जब बजट आता था तो सिंगल बजट आता था, जिसे जनरल बजट या आम बजट कहते थे। अब इस आम बजट से रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1924 में, ठीक है। और वो भी एक कमेटी, 10 सदस्यों की एक कमेटी थी, एक समिति थी, जिस समिति के जो हेड थे वो थे ऑकवर्थ, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? विलियम मिचेल ऑकवर्थ। और ये ब्रिटिश रेलवे इकोनॉमिस्ट थे। ये इस 10 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के द्वारा या इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जनरल बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। कब? 1924 में। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑकवर्थ कमेटी। अब इसके बाद बात समझिएगा, इसके बाद क्या हुआ? 2017 तक, मतलब 92 वर्षों की परंपरा, ऐसा कहा गया। 1924 से 2016 कितने वर्ष हो गए? 92 वर्ष। तो 92 वर्षों की परंपरा के बाद अगेन क्या किया गया? रेल बजट वापस से मर्ज कर दिया गया। 2016 में अनाउंसमेंट किया गया, और क्योंकि आप जानते हैं बजट तो फरवरी में आएगा, तो 2017 में क्या किया गया? बदलाव कर दिया गया और रेल बजट को वापस से जो जनरल बजट या यूनियन बजट कहते हैं उसमें मर्ज कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनियन बजट वर प्रेजेंटेड सेपरेटली आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर 92 ईयर्स। जो मैंने आपको बताया, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड इन द यूनियन बजट 2017 एंड प्रेजेंटेड टुगेदर। और तब से लेकर के आज तक रेल बजट भी किसके साथ में प्रस्तुत किया जाता है? यूनियन बजट के साथ में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब अलग अलग प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। पहले 2017 के पहले क्या है? यूनियन बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। आगे बात समझिएगा, इन 2019 निर्मला सीतारमन became the second woman to have presented the budget after Indira Gandhi, who had presented the budget for the financial year 1970-71। तो अगेन वर्ष 2019 में निर्मला सीतारमन जी दूसरी ऐसी महिला बन गई जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। इसके पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था? 1970-71 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? बजट प्रस्तुत किया था। तो 1970-71 के बाद वर्ष 2019 का बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमन। और एक बात और याद रखिएगा, फुल टाइम
फुल टाइम फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या है? इंदिरा गांधी जी की बात आती है। लेकिन जब बात पूर्णकालिक की आए ना, फुल टाइम, तो याद रखिएगा कौन है फर्स्ट? निर्मला सीतारमण जी, वर्ष 2019 से। आगे बात समझिएगा। तो अरुण जेटली स्टार्टेड प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट ऑन फरवरी 1 इन 2017। मैंने आपको क्या बताया कि बजट को प्रस्तुत करने की जो परंपरा चली आ रही थी वो थी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फेब, फरवरी का अंतिम कार्य दिवस। अब वो अंतिम कार्य दिवस चाहे वो 27 को आए, चाहे वो 28 को आए, चाहे वो 29 को आए, जो भी अंतिम कार्य दिवस होगा उस अंतिम कार्य दिवस में क्या किया जाता था? बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इस अंतिम कार्य दिवस की शैली को बदल दिया गया। इसके पीछे का रीजन यह दिया गया कि बजट पर डिस्कशन का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सोचिए लास्ट वर्किंग डे मंथ ऑफ फेब आया तो डिस्कशन का टाइम सिर्फ कितना है? ओनली 1 मंथ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके इंप्लीमेंटेशन की डेट आपको पता है 1 अप्रैल, तो आपके पास कितना टाइम बचा? सिर्फ और सिर्फ मार्च, 1 महीने। अब जब प्रस्तुत होगा फरवरी का प्रथम कार्य दिवस 1 फेब, तो क्या आपके पास पूरा फरवरी है डिस्कशन के लिए, पूरा मार्च है डिस्कशन के लिए? ठीक है, तो टाइम यहां नहीं मिल पाता था डिस्कशन का, तो उसी के लिए इसको बदल दिया गया और अब 1 फरवरी को या फरवरी का जो प्रथम कार्य दिवस है बजट प्रस्तुत किया जाता है। और यह शुरुआत किसने करी? उस समय देश के वित्त मंत्री थे मिस्टर अरुण जेटली। डिपार्टिंग फ्रॉम द कॉलोनियल एरा ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग द लास्ट वर्किंग डे ऑफ दैट मंथ, जो मैंने आपको बताया, until 1999 the union budget was presented at 5 PM on the last working day of Feb। एक बात और समझिएगा, क्या आप जानते हैं वर्तमान में बजट कितने बजे प्रस्तुत किया जाता है? बजट को प्रस्तुत करने का एक समय निर्धारित है। वर्तमान में वह समय है सुबह के 11 बजे। वर्तमान में वह समय क्या है? सुबह के 11 बजे है, ध्यान रखिएगा, 11 AM। लेकिन क्या पहले 11 AM यह समय था? नहीं। ब्रिटिश टाइम से बजट कब प्रस्तुत किया जाता था? 5 PM, शाम को 5 बजे। अब शाम को 5 बजे प्रस्तुत करने का, शाम को 5 बजे प्रस्तुत करने का जो ये नियम था ब्रिटिश काल में तो समझ में आता था। उसका रीजन क्या था? एक बहुत अच्छा रीजन है, समझिएगा। भारत और ब्रिटेन के समय में कितना अंतर है? जब कभी भी आप अपनी घड़ी सेट करते हैं ना, तो उसमें हमेशा एक चीज देखते होंगे, +5:30 GMT, +5:30 GMT देखते हैं ना, 5.5 घंटे ज्यादा। GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच रेखा है लंदन से होकर के गुजरती है, जो एक मानक समय को निर्धारित करने के काम में आती है। ठीक है, तो वो मानक समय से 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो सोचिए ब्रिटेन में कितना टाइम हो रहा होगा? हमसे 5.5 घंटे वो पीछे हैं, हमसे 5.5 घंटे वो क्या है? पीछे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बताया था कि भारत और ब्रिटेन का जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार का है। वो जो सुई वाली घड़ी होती है ना, बस उसको बदल करके देख लीजिए तो ब्रिटेन का टाइम है, जैसे हमारे वहां जो टाइम हुआ हो उसको जस्ट उलट करके वो टाइम पढ़ लीजिए तो वो कहां का टाइम होगा? ब्रिटेन का टाइम होगा। तो हम +5.5, ठीक है, आगे हैं। तो सोचिए शाम को 5 बजे इसलिए प्रस्तुत करते थे, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में कितना टाइम हो रहा होगा? 11:30 AM, समझिएगा। तो ये क्राइटेरिया जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक तो समझ में आता था, लेकिन उसके बाद ये बन गई परंपरा या रिचुअल आप कह रहे हैं, और ये फॉलो होती रही। किसी ने भी इसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन 1999 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और देश के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। इन्होंने समय बदल दिया और इन्होंने समय कर दिया सुबह के 11 बजे, और तब से लेकर के अब तक बजट कब प्रस्तुत होता है? सुबह के 11 बजे ही बजट प्रस्तुत होता है। तो कल आप देखिएगा बजट कब प्रस्तुत होगा? सुबह के 11 बजे। आगे समझिएगा यहां पर, ठीक है। That year, सीतारामन डिड अवे विद द ट्रेडिशनल बजट। ये देखिएगा यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्या बताया था? ये जो ब्रीफकेस में बजट लेकर के आते थे,
ठीक है, ये इस तरीके का आप देख रहे हैं यहां पर पीयूष गोयल जी को, यहां अरुण जेटली जी को। अब निर्मला सीतारमण जी के हाथों में आप देखिए एक फोल्डर है जिस पर यहां पर गवर्नमेंट की एम्ब्लेम है, तो इन्होंने ये पैटर्न बदल दिया ब्रीफकेस वाला सिस्टम, और अब तो पेपरलेस बजट भी प्रस्तुत हो चुका है। तो इसी तरीके के फोल्डर में अंदर टैबलेट रखा हुआ था, तब भी इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो समझिएगा, दैट ईयर सीतारामन डिड अवे विद द ट्रेडिशनल बजट ब्रीफकेस एंड इंस्टेड वेंट फॉर अ ट्रेडिशन बही खाता। इन्होंने बजट को क्या कहा? बही खाता कहा। द नेशनल एम्ब्लेम टू कैरी द स्पीच एंड अदर डॉक्यूमेंट, और ये नेशनल एम्ब्लेम जो मैंने बताया ना, ठीक है, वो इस पर लगी हुई थी, और यही ये लेकर के पहुंची कहां पर? संसद में। इसी में बजट डॉक्यूमेंट थे, इनकी स्पीच थी जो इन्होंने प्रस्तुत किया। अंटिल 1955 1955 तक एक बात और याद रखिएगा, ट्रेडिशन क्या था? यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड इन इंग्लिश। सिर्फ और सिर्फ बजट किस में प्रस्तुत किया जाता था? 1955 तक बजट सिर्फ इंग्लिश में ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन फिर इसका जो प्रिंटिंग है, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में शुरू की गई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी प्रिंटिंग शुरू करी गई, पहले ये सिर्फ इंग्लिश में आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, सभी के सभी एग्जाम में क्वेश्चंस बनाएंगे तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा, अब तक सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड होल्डर या रिकॉर्ड किस व्यक्ति के पास है? तो वो है मिस्टर मोरारजी देसाई। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार में ये वित्त मंत्री थे। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था तब तक, लेकिन टाइम जो है, अब तक सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। और कितनी बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है? 10 बार। 10 बार याद रखिएगा, 10 बार बजट प्रस्तुत किया है इन्होंने। और ये एकमात्र व्यक्ति है जिनके पास दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान, इन दोनों से सम्मानित व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद याद रखिएगा, पी चिदंबरम आते हैं जिन्होंने 9 बार प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं जिन्होंने 8 बार प्रस्तुत किया है। प्रणब मुखर्जी भी आगे चल करके क्या बने? देश के राष्ट्रपति बने। यशवंत सिन्हा जी ने 8 बार प्रस्तुत किया है, और मनमोहन सिंह जी ने 6 बार बजट प्रस्तुत किया है, ध्यान रखिएगा यहां पर। चलिए आगे बात समझते हैं। लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, अब तक जब से बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तब से लेकर के अब तक सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है? तो ये रिकॉर्ड होल्डर बन गई थी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 2 घंटे 2 hours and 42 minutes 2 घंटे 42 मिनट की बजट स्पीच दी थी। कब? ये दोस्तों इन्होंने दिया था फरवरी 1 2020 को। फरवरी 1 2020 20-21 वर्ष का यह बजट था। जैसे इस बार का बजट होगा ना 23-24 का, बट आएगा कब? 1 फरवरी 2023 को। तो सेम एज 1 फरवरी 2020 को जब 20-21 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तब इन्होंने सबसे लंबी स्पीच दी है। 2 घंटे 42 मिनट की उनकी ये स्पीच है। लेकिन शब्दों के हिसाब से सबसे लंबी स्पीच, जहां पर सबसे ज्यादा शब्द थे, वो एक और बात है। एक होता है कि हम शब्द कम ले जाएं और धीरे धीरे बोलें, वो वाला सिस्टम इनके नाम है। लेकिन वर्ड्स के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो सबसे लंबा बजट भाषण किसका था? वो दोस्तों था यहां पर मनमोहन सिंह का, ठीक है, जिसमें 18,650 वर्ड थे, 18,650 शब्द थे, ठीक है। कब प्रस्तुत किया था? 1991 में अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। और 1991 ही वो समय था जब मनमोहन सिंह जी के द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, तभी यहां पर बहुत लंबा बजट भाषण इन्होंने दिया था, ठीक है। जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी, और यहीं से देश की अर्थव्यवस्था ने एक अलग मोड़ ले लिया था, ठीक है। इसके पहले की ग्रोथ और इसके बाद की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। आगे समझिएगा, 2018 में Then Finance Minister Arun Jaitley's speech with 18,604 was the second longest in terms of word count. ध्यान रखिएगा, जेटली स्पोक फॉर 1 hour and 49 minutes, 1 घंटे 49 मिनट तक बोलते रहे थे। कौन? अरुण जेटली जी। वर्ड्स के बिहाफ पर सेकंड नंबर पर नाम इन्हीं का आता है, ठीक है। यहां पर वो भी आप ध्यान रखिएगा, इनके में 18,650 हैं, इनके में 18,604।
शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 पे निर्मला सीतारमण जी आती हैं सबसे लंबे ड्यूरेशन में, और वर्ड्स में बात करें तो मनमोहन सिंह याद रखिएगा, और दूसरे नंबर पर कौन आ गए, जेटली जी आ गए यहां पर, ठीक है। आगे बात समझिएगा, शॉर्टेस्ट बजट स्पीच, सबसे कम शब्द, शॉर्टेस्ट बजट स्पीच ये है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट कब आता है, याद रखिएगा, इंटरिम बजट तभी आएगा जब एक सरकार जा रही होगी और दूसरी सरकार आ रही होगी, क्योंकि कोई भी सरकार 5 ही फुल बजट प्रस्तुत कर सकती है, इसके बाद की बात किस पे आती है, इंटरिम बजट पर आती है। फिर जब नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार आकर के पूर्ण बजट प्रस्तुत करती है। तो ये इंटरिम बजट था कब का, 1977 में। इनका नाम है हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, और 800 शब्दों का इनका बजट था मात्र। अभी आपने देखा लॉन्गेस्ट कितने शब्द, 18,650, और शॉर्टेस्ट ओनली 800 वर्ड्स। 800 शब्दों में इन्होंने अपना बजट भाषण खत्म कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये अंतरिम बजट था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आज 31 जनवरी है, आज इकोनॉमिक सर्वे शाम तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें कही गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक सेशन में उस पर भी लेकर के आऊंगा। लेकिन बजट के टर्म्स समझ लीजिएगा, तब वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी। तो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण प्रेजेंट ईयर का होता है। जैसे मान लीजिएगा इस वर्ष बजट आएगा वर्ष 2023-24 के लिए, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो होगा 2022 और 23 का। कब का होगा, 2022 और 23 का आर्थिक सर्वेक्षण होगा वर्तमान, और वो भी 31 मार्च कंप्लीट नहीं हुई है, तो 23 कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कुछ यहां पर क्या होंगे, प्रोविजनल स्टेटमेंट होंगे, जो कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो जब आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या बताया गया है, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जानते हैं क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई, कब प्रस्तुत किया जाता है। तो जो मेन बजट होता है, यूनियन बजट, उसके एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे of India is an annual document of the Ministry of Finance, Government of India। एनुअल डॉक्यूमेंट का मतलब है वार्षिक दस्तावेज है, मतलब वर्ष में एक बार ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा। The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance presents the survey in the Parliament every year just before the Union Budget। तो संसद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ये इस सर्वे को, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को, आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देन इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी गाइडेंस में, उनके निर्देशन में इसको तैयार किया जाता है। आपसे मेरा यह सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस समय भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये आप बताइएगा। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन। जब बजट सेशन, बजट सत्र आयोजित किया जाता है, तो दोनों ही जगह पर क्या किया जाता है, मतलब लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों ही जगह इसे प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा। The first economic survey of India was presented in 1950-51 as part of the Union Budget। पहला आर्थिक सर्वेक्षण अगर आपसे पूछा जाए कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा 1950-51, ये जो वर्ष था, ये पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे समझते हैं। आफ्टर 1964 it was separated from the budget and presented each year during the budget session before the presentation of the budget। शुरुआत में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद ये जो सिस्टम था बदल दिया गया, प्रणाली बदल दी गई। अब ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान में ही मैंने बताया था बजट सेशन में, बजट के पहले, तो बजट के एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कब हुआ, 1964 से किया गया है। The document is non-binding, nevertheless is constructed and presented each year due to its significance। मतलब ये है
आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रकार का सर्वे है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर कि इसमें लिखी गई बातों को आगे फॉलो ही करना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इकोनॉमी स्टेटस है, अर्थव्यवस्था की स्थिति है, वो पता चल जाती है। जैसे कि सरकार का घाटा क्या है, सरकार ने क्या क्या कर्ज ले रखा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, फॉरेन पॉलिसी ने कैसा काम किया है, मतलब नंबर ऑफ सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्या किसने अच्छा प्रदर्शन किया, ये सारी बातें यहां पर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये कोई बाध्यकारी नहीं है, तो नॉन बाइंडिंग है, ध्यान रखिएगा। मतलब लिखी गई बातें जो है ना, वो सरकार के ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको इनको क्या करना है, लागू ही करना है। जैसे बजट क्या है, बजट में जो चीजें लिखी हैं वो आगे क्या है, सरकार उसको फॉलो करती है। चलिए आगे समझिएगा। अब बात करते हैं प्रिंटिंग ऑफ बजट की। बजट जब बन करके तैयार हो जाता है तो बजट की प्रिंटिंग करी जाती है, और बजट प्रस्तुत होने से पहले बजट की प्रिंटिंग करी जाती है, और इससे रिलेटेड एक सेरेमनी भी है, समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहां पर। Till 1950, just a minute, till 1950, the budget was printed at राष्ट्रपति भवन। 1950 तक जो बजट है कहां पर प्रिंट किया जाता था, इसका जो प्रिंटिंग है, ठीक है, जो छापा जाता था, जो इसका मुद्रीकरण होता था, वो कहां पर, राष्ट्रपति भवन में होता था। इट गॉट लीक्ड, द वेन्यू ऑफ प्रिंटिंग हैड टू बी शिफ्टेड टू अ प्रेस एट द मिंटो रोड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जब तक लीक नहीं हो गया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसको लीक होने से बचाना होता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं यहां पर होती हैं। तो जब लीक होने की बात आई यहां पर, तो ये वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया, मिंटो रोड नई दिल्ली में एक प्रेस में छपने लगा। इसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, इसको शटअप कर दिया गया नॉर्थ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक, अगर आपने दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के पास में ही नॉर्थ ब्लॉक है, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक अगर आपने देखा है, नॉर्थ ब्लॉक में ही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो नॉर्थ ब्लॉक में ही एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश कर दी गई। तब से अब तक बजट कहां प्रिंट होता है, उसी नॉर्थ ब्लॉक, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये खुद की प्रेस है जहां पर ये बजट डॉक्यूमेंट को छापा जाता है, जिससे इसके लीकेज की कोई भी जो संभावना थी वो सारी खत्म कर दी गई। समझ गए मेरी बात? जैसे आपकी कोई किताब हो, आप किसी पब्लिकेशन हाउस में छपवाने जाओ तो मे बी क्या हो जाए, वो लीक हो जाए, लेकिन जब खुद का ही आपका प्रेस होगा तो लीक नहीं हो सकती। सेम वैसे ही जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने जाते हो ना, ठीक है, प्रिंटर वाले भैया के पास, तो प्रिंटर वाले भैया को डॉक्यूमेंट शेयर करते हो ना, तो वो डॉक्यूमेंट चाहे तो लीक कर ले। समझ गए मेरी बात? लेकिन घर में खुद का प्रिंटर है तो लीक होने की संभावना कम हो जाती है। वही बात यहां पर बताई गई है। आगे समझिएगा। कोविड-19 पैंडेमिक टर्न्ड द बजट फॉर 2021-22 वाज पेपरलेस, अ फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला पेपरलेस बजट। तो कोविड काल में आपको पता है पेपर प्रिंटिंग नहीं वहां पर हुई थी, क्योंकि याद रखिएगा प्रिंटिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ही रूम के अंदर। तो ये पहला बजट था जो पूरी तरीके से पेपरलेस बजट था। पेपरलेस बजट यहां पर याद रखिएगा। तो 2021-22 का बजट क्या था, पेपरलेस बजट। पहली बार भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा किया गया। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अब ये जो सेरेमनी है, ये एक तरीके से ट्रेडिशन है, हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी हर साल आयोजित की जाती है, और यहीं से जो बजट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। ये मार्क है किस चीज का, कि बजट बनकर के तैयार हो गया है। अब बजट क्या होगा, प्रिंट होगा, और इसके बाद बजट में लगे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को क्या कर दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही जो ये हॉल है वहीं पर उनको रखा जाता है। जब तक बजट प्रस्तुत नहीं हो जाता है तब तक उनको किसी से बात करने की कोई आजादी नहीं होती है, और ना वो यहां से निकल पाते हैं। मतलब 24 घंटे इन एम्प्लॉइज का जो बजट बनाते हैं वो ऑफिस बन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझिएगा बहुत अच्छे से, देखिएगा। Every year, the government follows an annual tradition of hosting a halwa ceremony a few days before the budget is presented. The making of halwa marks the official kick of the event. भाई बजट जब प्रस्तुत होगा वो तो फाइनल इवेंट है, लेकिन ये किक ऑफ है, शुरुआत है,
ठीक है, और ये पुराना ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है। तो बजट की जो किक ऑफ सेरेमनी, स्टार्टिंग सेरेमनी है, ठीक है, वो कहां से होती है? हलवा सेरेमनी से। और जैसा कि इस वर्ष का आप देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, जो हलवा परोस रही हैं खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो ये हलवा सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। आफ्टर द सेरेमनी के बाद द एम्प्लॉइज हु आर अ पार्ट ऑफ द बजट मेकिंग प्रोसेस, वो कर्मचारी जो बजट मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं, मूव टू द बेसमेंट ऑफ द नॉर्थ ब्लॉक फॉर अराउंड 10 डेज, लगभग 10 दिनों के लिए, या जब तक बजट प्रस्तुत नहीं हो जाता तब तक के लिए वो कहां चले जाते हैं? बेसमेंट ऑफ द नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक जहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है, इसके बेसमेंट में चले जाते हैं और उनको किसी से कोई भी बात करने की इजाजत नहीं होती है। इवन अपने घर में भी वो बात नहीं कर सकते जब तक बजट प्रस्तुत ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, दे विल ओनली इमर्ज वंस द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट। वो तभी बाहर निकलते हैं जब देश के वित्त मंत्री के द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। दिस इज डन टू प्रिवेंट any leaks before the annual budget is presented। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी लीकेज यहां से ना हो पाए, क्योंकि मैंने कहा ना, एक एक इंफॉर्मेशन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं बजट, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और संविधान का अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? एक ऐसा विवरण जिसे प्रत्येक सरकार को, जो भी सरकार उस समय सत्ता में है, उसे संसद के निचले हिस्से यानी लोकसभा में एक इनकम और रिसिप्ट, मतलब इनकम का मतलब हो गया रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना अनिवार्य होता है। एक सिंपल एग्जांपल ये समझिए, सरकार के पास पैसा किसका है? आपका है। सेम वैसे ही एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पिताजी ने अगर आपको 100 रुपए दिए और अगली बार आप उनसे 100 रुपए मांग रहे हो, तो वो 100 रुपए का पुराना हिसाब आपसे मांगेंगे कि नहीं, कि भैया जो पहले 100 रुपए दिए थे जरा उसका हिसाब बताओ, कहां कहां खर्च किए हैं। मतलब यह हुआ, जिसका पैसा है उसको हिसाब देना जरूरी होता है। अगर अगली बार आप मांगोगे तो फिर वो किस ट्रस्ट पे आपको देगा। दैट्स वाई ये सरकार क्या है? आपका पैसा जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास आया है, टैक्स है, नॉन टैक्स है, मतलब किसी भी स्रोतों से जो सरकार के पास पैसा आया है, उसका सरकार पूरा विवरण दे रही है कि भाई ये पैसा इतना इकट्ठा हुआ हमारे पास और हमने इन इन जगहों पर खर्च किया है और आगे इन इन जगहों पर खर्च करेंगे। ये पूरी की पूरी प्लानिंग बताई जाती है, जिससे आपका जो ट्रस्ट है वो बरकरार रहे, आपको लगे कि हाँ, हमारा जो दिया गया टैक्स का पैसा है, हमारी जो गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा जो हमने सरकार को दिया है, वो देश के काम आ रहा है। दैट्स वाई इस स्टेटमेंट में सारा का सारा विवरण होता है। और ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अभी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का खर्चा इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को खत्म होता है। तो यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मेन बजट डॉक्यूमेंट कहलाता है। और इसके कितने हिस्से होते हैं दोस्तों? 3 हिस्से, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड की। तो दोस्तों ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, ये सबसे पहले याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 266, ठीक है, 1 याद रखिएगा, क्लॉज 1, 266 क्लॉज 1 के अंतर्गत इसको बताया गया है। कंसोलिडेटेड को हिंदी में कहते हैं संचित निधि। क्या कहते हैं इनको? संचित निधि। सरकार के द्वारा जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो कर राजस्व के रूप में हो, गैर कर राजस्व के रूप में हो, मतलब टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, या फिर मैं बात करूं सरकार ने कहीं से भी कोई लोन लिया हो, ऋण से कोई पैसा प्राप्त किया हो, कहीं से कोई सहायता प्राप्त की हो, सारा का सारा पैसा कहां इकट्ठा किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में इकट्ठा किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है
ऑफ ऑल द फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के पास जितने भी कोष हैं उन सभी कोषों में सबसे महत्वपूर्ण कोष यही है, क्योंकि सारा पैसा यहीं पर आता है और यहीं से सारे खर्चे किए जाते हैं। अब यहां से जो भी खर्चे किए जाते हैं उसके लिए किसके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है? कंसोलिडेटेड फंड में पैसा तो आ गया, लेकिन खर्च करना है तो ये अप्रूवल कौन देगा? तो याद रखिएगा, इसकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो है पार्लियामेंट। संसद के अनुमोदन के बिना या पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना यहां से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। इसके बाद आती है बात दोस्तों कंटिंजेंसी फंड की, जैसे आकस्मिक निधि। क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि। समझिएगा, कंसोलिडेटेड फंड तो बना लिया गया, ठीक है, बिल्स वगैरह बना करके पार्लियामेंट से अप्रूव कर लिया गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप देखते हो पूरे साल तो सत्र चलते नहीं है। बेसिकली पूरे साल में 3 सत्र ही होते हैं। कौन कौन से? शुरुआत होती है बजट सत्र से, ठीक है, जिसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर आता है मानसून सत्र, ठीक है, और फिर आता है शीतकालीन सत्र। तो याद रखिएगा, अगर सेशन के बाद कोई भी पैसा खर्च किया जाना हो, अचानक से जरूरत पड़ जाए, तो याद रखिएगा ये उसी के लिए बनाया गया है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर जगह दी गई है? आर्टिकल 267 क्लॉज 1 के अंतर्गत जगह दी गई है। और ये 500 करोड़ रुपए का वर्तमान में जो इसकी लिमिट है कितनी है? 500 करोड़ रुपए। हालांकि इसको बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन अब देखते हैं, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है। इसे 500 करोड़ से बढ़ा करके 5000 करोड़ तक करने की बात कही गई है। और पहले ये 50 करोड़ था, तो 50 करोड़ से बढ़ा करके इसे हम कहां तक लाए हैं? 500 करोड़ तक लाए हैं। तो इमरजेंसी में हमेशा काम में कौन आता है? देश का राष्ट्रपति। इसलिए याद रखिएगा, इस फंड से अगर कोई भी पैसा निकलना हो तो किसकी अनुमति के बिना नहीं निकल सकता 1 रुपया भी? वो है देश का राष्ट्रपति, ठीक है। तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट आप यहां से कोई भी पैसा निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा। लेकिन जितना भी पैसा यहां से कम होगा, कंसोलिडेटेड फंड से उसको पूरा कर दिया जाएगा। जैसे 500 करोड़ में से 100 करोड़ निकाल लिए तो 400 बचे, अब 500 फिर पूरा करना है तो कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा लेकर के इसको पूरा किया जाएगा। और अगला फंड आता है यहां पर पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है, 266 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। समझिएगा, सरकार एक बैंकर के रूप में जो कार्य करती है, सरकार के पास एक बैंकर के रूप में भी बहुत पैसा है। जैसे आप एक बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, तो बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल करता है लोगों को ऋण देने के लिए। क्या करने के लिए? लोगों को ऋण देने के लिए। लेकिन आगे बात समझिएगा, लोगों को ऋण देने के लिए जो पैसा लिया जाता है वो आपको वापस भी तो करना है। यहां पर वही बात यहां समझ लीजिए, इस फंड के अंतर्गत जो भी पैसा सरकार लेती है वो सरकार क्या करती है? वापस भी लेती है। बहुत अच्छे से समझिएगा, जैसे हम यहां पर बात करते हैं पीपीएफ के पैसे की, हम यहां पर बात करते हैं ईपीएफ के पैसे की, और जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो भी योजनाएं सरकार की हैं, किसान विकास पत्र हो गया, ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या होता है? ये पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करती है फिर वापस कर देती है। अब आगे समझिएगा, यहां पर कितने प्रकार के बजट होते हैं? तो बेसिकली 3 प्रकार के बजट होते हैं। बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट, सरप्लस बजट, अधिशेष बजट, डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत क्या होता है? सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो बराबर होती हैं खर्चे के। ध्यान रखिएगा, सरकार के पास जितना पैसा आया, ठीक है, सरकार के पास जितना पैसा आया उतना ही सरकार ने खर्च कर दिया, ऐसे बजट को कहते हैं बैलेंस्ड बजट। और सरप्लस बजट के अंतर्गत रिसीव्ड जो है वो ज्यादा है, सरकार के पास प्राप्तियां ज्यादा हैं और खर्चे सरकार के पास क्या है? कम है। और डेफिसिट बजट के अंतर्गत क्या होता है? सरकार के पास रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट क्या है? कम है। तो ये डेफिसिट बजट होता है। तो ये 3 प्रकार के ही बजट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, भारत का बजट हमेशा डेफिसिट बजट होता है। जो भारत का बजट होता है वो कैसा होता है? डेफिसिट बजट होता है, घाटे का बजट। तो घाटे का बजट आखिर क्यों होता है समझिएगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर
घाटे का बजट जानबूझ करके बनाया जाता है क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, उनके लिए घाटे का बजट अच्छा होता है। घाटे का मतलब है सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। तो विकासशील देशों में ऐसा होता है कि खर्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई काम करने हैं, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत निवेश बहुत ज्यादा करना होता है क्योंकि विकास तो हुआ नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए होता है? ऋण वगैरह चाहिए होता है। तो जब तक आप घाटा नहीं दिखाएंगे, कमी नहीं दिखाएंगे, तो आपको ऋण वगैरह नहीं मिल पाएगा। इसलिए घाटे का बजट भारत का दिखाया जाता है, बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये अच्छा होता है किसके लिए? मैंने आपको क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए इस तरीके का बजट अच्छा नहीं माना जाता है। तो वेलफेयर के लिए, देश में और अच्छे से काम हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है? घाटे का बजट बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और बजट से रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इस सेशन में दी है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। तो ऐसे ही सेशन के साथ मिलते हैं आपसे आगे फिर कभी। थैंक यू।